चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, नए भारत की बुलंद तस्वीर। जी हां, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ कश्मीर में जहां चिनाब ब्रिज पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी, तो वहीं विकास के पथ पर बढ़ते हिंदुस्तान की एक और जीती जागती तस्वीर दिखाई देने लगी है। जल्द ही नमो भारत ट्रेनें मेरठ से दिल्ली के सरायकाले खां स्टेशन तक दौड़ती नजर आएंगी। सिर्फ 1 घंटे में यह सफर पूरा होगा। वहीं चारधाम यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाई जा रही सिलक्यारा टनल के लिए अहम दिन है। 16 अप्रैल को उत्तरकाशी और गढ़वाल क्षेत्र को जोड़ने वाली इस टनल के दोनों छोर मिलेंगे, जिससे आने वाले समय में जब यह टनल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब चारधाम यात्रियों को आवाजाही में काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, बस एक हफ्ता और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन से सफर का सपना साकार हो जाएगा। यानी पटरियों पर सिर्फ वंदे भारत ही नहीं दौड़ेगी, बल्कि कई अध्याय भी साथ में जोड़ेंगे। और देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे आज पुल और 36 टनल से जब ये ट्रेन गुजरेगी तो सचमुच एक नया एहसास होगा, वो एहसास जो पहले शायद ही कभी महसूस हुआ हो। ये असंभव से संभव तक की यात्रा है। ये संकल्प से सिद्ध का मंत्र है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की अखंड यात्रा का रेल मार्ग है। कल तक जिस चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज की कल्पना तक असंभव थी, आज उस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज उद्घाटन के लिए तैयार है। ये ब्रिज आईफिल टावर से भी बड़ा है और कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। आईफिल टावर से भी ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज सिर्फ 2 भौगोलिक जगहों को नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। लगभग 272 किलोमीटर का बना ये ब्रिज, जिससे जम्मू से कश्मीर तक आया जाएगा और कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा। इसमें 19 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से होते हुए गुजरता है और साथ ही साथ लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता पुल के माध्यम से होकर गुजरता है। अब इस पुल को पूरे देश को 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करने जा रहे हैं। मौजूदा समय में कश्मीर घाटी में रेल सेवा सिर्फ बारामूला से संगलदान तक ही सीमित है, लेकिन इस पुल के जरिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से सीधे श्रीनगर और बारामूला तक जाएगी। आपने हवाई जहाज को बादलों को चीरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा होगा, लेकिन अंदाजा लगाइए जब रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन बादलों को चीरते हुए सीधे धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में पहुंचेगी। जी हां, ये अब हकीकत में तब्दील होने वाला है जब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज पर से सरपट ट्रेन दौड़ेगी। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्हीं ट्रैक्स के माध्यम से ट्रेन जम्मू से कश्मीर पहुंचेगी और कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ेगी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना ये पुल, जहां एक तरफ भारतीय इंजीनियर्स के कौशल और तकनीक का बेजोड़ नमूना है, वहीं खूबसूरती के मामले में भी ये बेमिसाल है। इस चिनाब पुल की कहानी 17 पिलर्स पर टिकी है। पिछले 10 साल में इंजीनियर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करने के बाद इस रेलवे ब्रिज को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीचे चिनाब नदी बह रही है और इस नदी के ऊपर ये रेलवे ब्रिज बना है। चिनाब नदी से लगभग 1300 मीटर ऊंचा, यानी कि कुतुब मीनार के 5 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर इस ब्रिज को बनाया गया है। इस नदी के चारों तरफ चट्टान है, चट्टानों से भरे हुए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को तोड़कर इस ब्रिज को बनाया गया है और इस ब्रिज के माध्यम से अब
कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा। चिनाब पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल को सैकड़ों सालों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये कि पुल 1 सदी से भी ज्यादा वक्त तक बड़ी आसानी से ऐसे ही सीना तान कर खड़ा रहने वाला है। यही वजह है कि इस पर बने रेलवे ट्रैक को भी बेहद खास तरह से डिजाइन किया गया है। पिछले 1 दशक की बेतोड़ मेहनत के बाद चिनाब रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। इस वक्त हम उसी ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि इस ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक की क्या खासियत है और किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि रेलवे ट्रैक का एक नायाब रेलवे ट्रैक है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर बर्फबारी भी होती है तब भी रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डबल ट्रैक के दोनों तरफ जो है जगह दी गई है कि अगर बर्फ ज़्यादा भी होती है तो बर्फ खिसकती हुई बढ़ती हुई लेफ्ट और राइट साइड में बढ़ सकती है और ट्रेन के यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कश्मीर को रेलवे के जरिए कन्याकुमारी तक जोड़ने वाले इस ब्रिज की ऐसी तमाम खासियतें हैं जो इसे दुनिया के सबसे एडवांस ब्रिज में शुमार करती हैं। अब जल्द ही आम लोग भी इस ब्रिज के जरिए कश्मीर की वादियों तक आ जा सकेंगे। इस ब्रिज के ऊपर और भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 24 आवर सर्विलांस के लिए सीसीटीवीज जो हैं वो लगाए गए हैं। लगभग हर स्टेशन जो इस पूरे ब्रिज पर आता है उस हर स्टेशन पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल रूम्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सीसीटीवी इस ब्रिज के ऊपर भी लगा हुआ है। इस पूरे 272 किलोमीटर ट्रैक में 13 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से और 19 किलोमीटर का रास्ता पुल के माध्यम से जो ट्रेन है वो तय करेगी और ये 10 सालों में बनकर तैयार हुआ ब्रिज अब देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 19 तारीख को वो मौजूद रहेंगे जिसमें वहाँ पर हरी झंडी इस ब्रिज को दिखाई जाएगी। 2 वंदे भारत चलाने का फैसला भारतीय रेलवे ने किया है जो कटरा से उधमपुर, कटरा से कश्मीर की तरफ जाएगी और कश्मीर से कटरा की तरफ दौड़ेगी। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, जम्मू। एक और खबर अब आपको दिखाते हैं सहूलियत देने वाली, आपके सफर को आसान बनाने वाली, और ये खबर है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से जुड़ी हुई, क्योंकि अब दिल्ली और मेरठ के बीच में नमो भारत ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है। यानी अब जल्द ही नमो भारत ट्रेन मेरठ से दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन तक दौड़ती नजर आएगी। अब वो समय दूर नहीं जब रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन से दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ के बीच डायरेक्ट सफर किया जा सकेगा। वैसे तो रैपिड रेल पहले ही मेरठ से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक का सफर करवा रही है, लेकिन अब ये ट्रेन जल्दी ही दिल्ली में अपने आखिरी मुकाम यानी सराय काले खां स्टेशन तक चलने वाली है। इसके लिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के न्यू अशोक नगर से सराय काले खां स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। ये ट्रायल शनिवार रात से शुरू किया गया। इसके तहत धीमी गति से डाउन लाइन पर मैनुअल मोड में चलाया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान नमो भारत ट्रेन ने पहली बार यमुना नदी को पार किया। नमो भारत के लिए इस लाइन पर यमुना पार करने के लिए 1.3 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है। 32 खंभों वाले पुल का 626 मीटर हिस्सा यमुना नदी के ऊपर है। सराय काले खां दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की शुरुआती स्टेशन है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर 12 एस्केलेटर और 4 लिफ्ट लगाई गई हैं। स्टेशन के एंट्री पॉइंट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वीर हकीकत राय ISBT और रिंग रोड बस स्टैंड से जुड़ा है।
इसके कारण सराय काले खां दिल्ली में ऐसा व्यवस्थित रहने वाला ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, जहां से लंबी दूरी की रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से आवागमन की सुविधा मिलेगी। न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक नमो भारत सेवा चालू होने से मेरठ से यहां तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है। फिलहाल इसके न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक के सेक्शन पर नमो भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसके आनंद विहार और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली वाले सेक्शंस में ट्रेनें 14 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक नमो भारत सेक्शन की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है, जो इस कॉरिडोर का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ट्रायल रन पूरा होने और सुरक्षा संबंधित क्लियरेंस मिलने के बाद न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक नमो भारत ट्रेनें चलने लगेंगी। इस सेक्शन से चालू होने पर मुसाफिर सराय काले खां से मेरठ के बीच एयर कंडीशन ट्रेनों में बेहद तेज और आरामदायक सफर कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये ट्रेन सेवा पूरी तरह से चालू हो जाएगी और दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल शायद आपको याद होगी। ये वही टनल है जिसके अंदर लैंडस्लाइड के चलते 2023 में 41 मजदूर लंबे समय तक फंस गए थे। अब इस टनल का काम पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है और इस सुरंग के बनने से आसपास के लोगों को आवाजाही का एक सुगम रास्ता मिल जाएगा, जो चारधाम यात्रियों के लिए सुरंग समय बचाने का काम करेगा। 16 अप्रैल से इस टनल के लिए एक अहम तारीख साबित होने जा रही है। ये वो टनल है जिससे चारधाम यात्रा को नई राह मिलेगी। अब इस सुरंग का निर्माण कार्य अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसके लिए 16 अप्रैल की तारीख एक बड़ा दिन होने जा रहा है। इसी दिन दोनों तरफ से खोदी गई सिलक्यारा पोलगांव सुरंग के दोनों छोर मिलेंगे, यानी कि आर पार होंगे। जानकारी के मुताबिक बीते सप्ताह बड़कोट छोर से सरिया सिलक्यारा की दिशा में पूरी तरह पार हो चुका है। अब महज 2 से 2.5 मीटर खुदाई का काम बाकी रह गया है। ये सुरंग केंद्र सरकार की 4 धाम सड़क परियोजना के तहत बनाई जा रही है। उत्तरकाशी और गढ़वाल क्षेत्र के लिए ये सुरंग सुरक्षित और जल्द आवागमन का मार्ग बनेगी। सुरंग के भीतर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें इटली से आयातित अग्नि सुरक्षा प्रणाली यानी फायर सेपरेशन सिस्टम भी शामिल है, जिसमें हजारों नोजल और सेंसर होंगे। ये सिस्टम आग लगने के स्थिति में खुद सक्रिय होकर तत्काल जल फुहारों से आग को काबू में करेंगे। इसके अतिरिक्त सुरंग की निगरानी और नियंत्रण तकनीकी प्रणाली के जरिए होगा। दोनों छोरों पर बनने वाले कंट्रोल रूम से ट्रैफिक, कैमरे, सेंसर और दूसरी तकनीकी प्रणालियों को नियंत्रित किया जाएगा। जहां इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहां तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रूट बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को, तो उससे पहले जब भी ये लोग करना चाहते हैं तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोलगांव पहुँच जाएंगे। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी के मुताबिक 16 अप्रैल को सिलक्यारा टनल के आर पार होने के साथ ही इसी दिन बाबा बोखनाग मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये वही सिलक्यारा सुरंग है जहां साल 2023 में भूस्खलन के चलते इसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन की कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला जा सका था। इस सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद जब ये आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी तो स्थानीय लोगों के लिए सुगम आवाजाही का मार्ग बन जाएगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान ये सुरंग यात्री वाहनों को मलबा, हादसा और रास्ता बाधित होने जैसी समस्याओं से बचाएगी। साथ ही व्यापार, परिवहन और पर्यटन को भी इससे गति मिलेगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले गुड न्यूज आई है अयोध्या से, और वो ये कि आज राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश स्थापना की गई, जिसकी पूजन विधि सुबह 9:15 बजे शुरू कर दी गई और करीब 1 घंटे की विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश स्थापना संपन्न की गई।
शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया, जो आज दिन में 10:30 पर पूर्ण हो गया। अभी परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापन होंगे, फिर ध्वजदंड की स्थापना होगी। मंदिर के भूतल पर रामलला विराजमान है। प्रथम तल पर राम दरबार आएंगे। परकोटा के 6 मंदिरों में देवताओं की प्रतिष्ठा होगी। सप्त मंदिर की मूर्तियों की स्थापना पूरी हो चुकी है। शेषावतार मंदिर की स्थापना भी इसी वर्ष में हो जाएगी और इस प्रकार मंदिर निर्माण के कार्य में तीव्र गति से प्रगति हुई है। कलश स्थापन के पश्चात अब अंदर सभी मशीनें उनको खोलकर बाहर करने का काम प्रारंभ हो जाएगा। और चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की, जिसे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संसद से लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि बाबा साहेब की ख्याति अब विश्व स्तर पर गूंजने लगी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अब से 14 अप्रैल अंबेडकर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर के इस ऐलान के बाद से भारतवासियों में खुशी का माहौल है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब हर साल 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क में अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने की और उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज पर दस्तखत भी कर दिए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर के इस ऐलान से अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों में खुशी का माहौल है। We are really great and thankful for Mayor Eric Adams. He has taken this initiative to declaring Baba Saheb Ambedkar's 14th April as Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar Day for the whole New York City. This is first major metro city that has declared it, and he has been trying to implement all the diversity inclusion policy. इस पहल को लेकर अमेरिका में काम कर रहे मानवाधिकार संगठनों और भारतीय सामाजिक समूहों ने इसका स्वागत किया है। अब इसे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लागू कराने की दिशा में कोशिश जारी है। अब तक 13 से ज्यादा अमेरिकी राज्यों में इसे अपनाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भी अंबेडकर की जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पर उनकी वैश्विक सोच और सामाजिक परिवर्तन की भावना ने आकार लिया था। यहीं से उन्होंने अपना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सक्रिय रूप से काम करना भी शुरू किया था। Dr. Baba Saheb Ambedkar is also a great leader, and Baba Saheb Ambedkar was studied here in Columbia University, and after that he became the big leader. He was a social activist, he was a political activist, he was economic activist. And Dr. Baba Saheb Ambedkar, many people are following his philosophy. And I am also proud about Baba Saheb Ambedkar. न्यूयॉर्क में जिस कार्यक्रम में अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा हुई, उस कार्यक्रम में भारत सरकार मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले भी मौजूद थे। पूरे देश में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। देश के संसद भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों सदन के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक शामिल हुए। सभी नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, अब हम आपको दिखाएंगे रंग पंजाब का। वैसाखी वाला रंग तो आप सबने देखा होगा।
बिल्कुल, तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी इंस्टाग्राम पर, वही चल रहा था। और आपकी वीडियोस भी देखी है वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है वसाखी लोगों ने मनाई थापर यूनिवर्सिटी फूड फेस्टिवल। क्या क्या खाया शगुफ्ता, ये बताओ। मैंने बहुत कुछ खाया। मैंने खाया ही नहीं, मैंने बनाया भी। मैंने राजस्थानी घेवर बनाया वहाँ पे। तो घेवर सीख लिया ना। हाँ, तो हमें घेवर मिलेगा। मुझे पता था ये आने वाला। वैसे आप तस्वीरें, और मैं एक और चीज बताऊं, सबको बताने वाली है, और हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे चैनल को, GNT चैनल सारे दा फेवरेट है। चाय पे चर्चा हर कोई देखता है। सबने मुझे नाम लेके बताया कि ये एंकर वहां पर बैठती हैं आपके साथ, एंड वी लव चाय पर चर्चा शो। हमारी चाय पर चर्चा भी फेमस है। इसके अलावा हर शो का नाम लेकर मुझे बताया गया है कि हम GNT को सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्या एक बार अपने लिए तो क्लैपिंग करना बनता है। चलो फिर तुहानू ले चल रहे हैं पटियाले ते रंग विखाने हैं। पटियाला में मैं इस वक्त हूँ थापर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर चल रहा है द मेगा फूड फेस्टिवल। हवा में ही खुशबू है फूड की। 50+ स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं ऑल ओवर इंडिया से इस फूड फेस्टिवल के मज़े लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी सारे मज़े दिखाए जाए, सारे रंग दिखाए जाए। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इस फेस्टिवल के तमाम रंग। लेट्स गो। कौन होगा आखिर वो लकी विनर जिसको मिलेगा मेरे हाथ का रेशमी चिकन कबाब? अभी हम जानेंगे गुड न्यूज़ टुडे पर कि शगुफ्ता ने आज रेशमी चिकन कबाब किसको बनाकर खिलाया है, किसको परोसा है। लेट्स सी गाइस, हु इज इंटरेस्टेड इन चिकन रेशमी कबाब? इट्स फॉर यू। व्हाट्स योर नेम? अदिति। टेस्ट करके बताओ मुझे कैसा बना है। शी हैज टू टेस्ट। Absolutely amazing. Yes. You like chicken? Yeah, I love chicken. इस लाइन को देखिए, इन बच्चों को देखिए, इन स्टूडेंट्स को देखिए जिनको भूख लगी हुई है और ये टेस्ट करना चाहते हैं रेशमी चिकन कबाब। दिस इज ट्रक कैफे, जहाँ पर आप गेम्स ऑनलाइन खेल सकते हैं। और ये मेरे साथ तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन सामने कौन सी गेम चल रही है? टेकन 3 चल रही है अभी। टेकन 3। और तुम क्या कर रहे हो? रेसिंग गेम है। रेसिंग में कौन आगे चल रहा है? मैं जीत गया। ही इज द विनर। ये तालियां अपने लिए, तालियां। अच्छा, ये नया एक्सपीरियंस है राइट? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना पे किया इसके लिए? पे तो कुछ 450 फॉर होल द इवेंट। 450 फॉर ऑल द गेम्स एंड ऑल द फूड। कैसा लग रहा है गेम खेल के? अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हाँ जी यहाँ पे पहली बार हमने देखा है ऐसा कुछ इवेंट। TFF में ये सब मिल रहा है, हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस। पढ़ाई के साथ ये फेस्टिवल में मौका मिल रहा है तो दिस इज़ अ यूनिक थिंग ना? यस, दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग। और 450 का हमने पास लिया, इसमें हमें खाना और गेमिंग का एक्सपीरियंस मिला। ये नई एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी और जिस हिसाब से एक्सपीरियंस मिला वो बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? It was very nice, but I was just telling you that even girls do play games on PS5. That's fine. अच्छा, रेसिंग गेम चल रही है ना? कौन विनर हो? जीतने वाली हो? I guess so. ये मैंने तीसरी बारी स्टार्ट किया है। Guys, all the best. Thank you so much. तो सलमान खान की बात करते हैं। एक बार फिर से उनको धमकी मिल गई है। सुनी आपने खबर? बिल्कुल सुनी। और उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि उनको इतनी सिक्योरिटी वगैरह मिल रही है ना, तो एक जैसे आम लोग रह सकते हैं ना, वो वैसे नहीं रह पा रहे और उनको उस चीज का काफी ज्यादा दुख। और देखिए, पहली बार नहीं है कि जब उन्हें धमकी मिल रही है, इससे पहले बार कई बार उनको धमकी मिल चुकी है, तो लिहाजा सिक्योरिटी बढ़ना उनकी जायज़ है, लाजमी है। और वो वही बात कि वो खुद भी खुल के सांस नहीं ले पा। एग्जॉस्टिंग हो जाता है ना। मतलब जैसे दीपिका ने बोला कि एक बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स हो चुका है। और वो ना मतलब इन स्पाइट ऑफ मुझे लगता है आपको सिक्योरिटी मिल जाए, लेकिन एक जहन में बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता है कि एक थ्रेट है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या कहीं किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वो डर हमेशा रहता है बैक ऑफ द माइंड। तो ये किसी के लिए भी
परेशानी वाली बात। बिल्कुल, देखिए ये मूवमेंट भी उन्होंने अपना काफी कम कर दिया है। वो उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, और फिर जो शेरा हैं जो उनके साथ रहते हैं वो भी उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं कि वो आराम से निकले। तो देखिए धमकी किसी अज्ञात ने मुंबई के वर्ली में यातायात विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी है। इस नई धमकी के बाद वर्ली पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया है। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। मुंबई के बांद्रा में सलमान खान का ये वही गैलेक्सी अपार्टमेंट है जिसकी बुलेट प्रूफ बालकनी में खड़े होकर वो अपने फैन से मिलते जुलते हैं, ईद की बधाई देते हैं। लेकिन आज उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सन्नाटा है। फैंस का नामो निशान तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो पुलिस की मौजूदगी। पुलिस की इस सुरक्षा बंदोबस्त की वजह है सलमान खान को मिली नई धमकी। इस बार सलमान खान को धमकी भरा एक नया मैसेज आया है। ये मैसेज मुंबई की वर्ली स्थित परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर आया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। धमकी देने वाले का पहला मैसेज आया, सलमान खान को मारेंगे, जरूर मारेंगे, घर में घुसकर जान से मार देंगे। धमकी देने वाले का दूसरा मैसेज आया, सलमान खान की कार को बम से उड़ा देंगे। आई थी सलमान खान को धमकी आई थी और उसमें लिखा था कि हम सलमान खान की कार को बम से उड़ा देंगे, सलमान खान को घर में घुस के मारेंगे। जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया और मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये धमकी किसने भेजी, इसके पीछे वजह क्या थी। मुंबई पुलिस उस नंबर को भी ट्रैक कर रही है जिस नंबर से मैसेज आया था, लेकिन फिलहाल वो नंबर बंद आ रहा है। मुंबई ट्रैफिक विभाग है, उसको पहले भी इस तरीके की कई धमकियां सलमान खान से जुड़ी हुई आ चुकी हैं। वर्ली में मौजूद परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर पर धमकी भरा ये व्हाट्सएप मैसेज मिलते ही मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सलमान की नई धमकी को लेकर केस दर्ज कर लिया। साथ ही सलमान के घर के बाहर पहले से तैनात पुलिस वाले और अलर्ट हो गए। बीएनएस की धाराओं के तहत मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है और उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने ये मैसेज भेजा था। फिलहाल जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और सलमान खान ने खुद की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा लिए थे। साथ ही यहाँ पर पुलिस की चौकी भी बना दी गई है जहाँ पर हर समय पुलिस मौजूद रहती है और यहाँ पर आने जाने वालों की जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जो यहाँ पे रुकते हैं, जो सलमान के फैंस आते हैं, उन सब पर जो है वो ध्यान रखा जाता है, नजर रखी जाती है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होती है तो तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से पहले भी सलमान खान को कई बार धमकी मिल चुकी है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट को बुलेट प्रूफ कर दिया गया। सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की फायरिंग के बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। सलमान खान का सिक्योरिटी सिस्टम हाईटेक किया गया। घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि हर किसी की पैनी नजर रखी जा सके। बीते साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा किया। सरकार ने सलमान खान को Y+ सुरक्षा दी हुई है। 11 पुलिस के जवान हर समय साए की तरह उनके साथ रहते हैं। सुरक्षा कर्मियों में 2 से 4 कमांडोज भी शामिल हैं। सरकारी Y+ सिक्योरिटी के साथ ही उनका पर्सनल सुरक्षा घेरा भी है। सलमान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा घेरे के साथ ही उनके साथ 3 लेयर सिक्योरिटी है, जिसमें करीब 40 बाउंसर्स हैं। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच रहने वाले सलमान खान को अब नई धमकी मिली है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर पुलिस वालों ने सुरक्षा का चक्रव्यूह और सख्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो आज का मुकाबला है सीएसके वर्सेस लखनऊ और उम्मीद यही है कि सीएसके इतनी हार के बाद आज तो जीत हासिल करे। लेकिन आईपीएल फन गली है जहां पर सारा मस्ती जो है, सारी आईपीएल की खबरें हम आपको देंगे।